सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। नमस्कार। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, खास तौर से जो हिंदी पट्टी के कैंडिडेट हैं उनके लिए। आप देख सकते हैं जो हमने अभी टाइटल डाला है, क्या यूपीएससी करेगी बड़ा बदलाव, क्या होगा हिंदी माध्यम के समस्याओं का समाधान। अभी हाल में जो न्यूज 2-3 दिन से आप देख रहे हैं उसमें हमने 27 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज लिया है और उसके आधार पे आपके सामने हम एक प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं जिसमें कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने की जो संभावना है वो देखी जा रही है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ सुझाव जो है उन्होंने दिया है जिसमें कि उसमें अभी निर्णय करना बाकी है कि उस आधार पर डीओपीटी और यूपीएससी क्या निर्णय करने जा रही है। तो जिसमें देखना है कि आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है एक लंबे समय तक चलता है। एग्जामिनेशन प्रोसेस के साथ ही जिस तरह से एग्जामिनेशन में बदलाव हुआ है, कई स्टेज पे उसके क्या इफेक्ट आए हैं और कुछ वर्षों में देखने को मिला है कि हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है काफ़ी हाशिए पे चला गया है। काफ़ी हाशिए पे जाने का सीधा मतलब यह है कि पहले जो है 1/3 या कभी कभी देखा जाता था 50% हिंदी मीडियम के कैंडिडेट जो है सिलेक्ट होते थे, लेकिन अभी देखने का जो सेंस है उसमें आप देखेंगे कि उसकी संख्या घटते हुए 1-2% तक आके सिमट गई है और उसमें भी टॉप रैंकर तो देखने को नहीं मिल रहा है। कभी भी देखेंगे 50 में कभी 1-2 आ भी जाते हैं, लेकिन पहले देखा जाता था कि अंडर 50 में एटलीस्ट 20 से 25 जो है हिंदी मीडियम के कैंडिडेट जो है सिलेक्ट होते थे। मैं अपने बैच की बात करूं, मेरा बैच में आईएएस में 111 टोटल जो है सिलेक्ट हुए थे ऑफिसर, उसमें से 34-35 जो थे वो हिंदी मीडियम के प्योर यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा ऐसे राज्यों से थे, जिनकी संख्या को अगर देखेंगे तो लगभग 1/3 हिंदी मीडियम से थे, लेकिन अब वैसा देखने को नहीं मिलता है। मैं अपने रैंक की बात करूं तो मेरा रैंक 49th रैंक था, यानी अंडर 50 में था। तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट थे हिंदी मीडियम को अगर देखेंगे तो उस साल भी 20-21 रैंक पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे। इवन की 3rd रैंक तक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आते रहे हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा कौशल, जो कि मुझे लगता है बैच मुझे याद नहीं है, बट उस समय को देखेंगे तो 3rd रैंक तक हिंदी मीडियम के कैंडिडेट सिलेक्ट होते रहे हैं, ऐसा देखने को मिला है। लेकिन कुछ वर्षों में हिंदी मीडियम के रिजल्ट को कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी कारण से, चाहे वो सीसेट को टफ करना या इंग्लिश को टफ करना, ये 2 कारण है जिसके चलते हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उनके साथ समस्याएं आती है। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स अगर देखा जाए, अगर इंग्लिश को टफ कर दिया जाए क्वालिफाइंग पेपर मेंस में, जिसमें कि वो फेल हो जाते हैं, नंबर 1। पीटी में ही अगर उनको ब्रेक करना है तो बहुत आसान होता है कि आप कम्प्रीहेंशन जो है इंग्लिश के इतने टफ डाल दें या मैथ के ऐसे डाल दें, तो उनके लिए बहुत आसान नहीं होता है सीसेट को क्वालिफाई करना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या क्या कुछ होने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी जो है वो आप देख रहे हैं स्लाइड में, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस सहित अनएलाइड सर्विस के लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज में एग्जाम लेती है, यह आप सबको पता है। सबसे पहले हम समय की बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि फरवरी के मंथ में एडवर्टीजमेंट आती है यूपीएससी का और फिर एग्जाम जो है वो मई-जून में होती है। उसके बाद अगर मेंस की बात करेंगे तो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है अक्टूबर-नवंबर में होता है। फिर मेंस के रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट के बाद इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस चलता है और यह इंटरव्यू का प्रोसेस नेक्स्ट जो प्रीलिम्स होते हैं उसके लगभग 10-15 दिन पहले तक चलता होता है और लगभग यह मान के चल सकते हैं 1 वीक या 10 दिन पहले प्रीलिम्स के पहले रिजल्ट आता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि प्रीलिम्स के 2 दिन पहले भी रिजल्ट आए हैं, फाइनल रिजल्ट। पूरे समय को अगर जो ऐड करेंगे तो अगर फरवरी में नोटिफिकेशन आता है और फाइनल रिजल्ट अगर मई में आता है तो कुल मिला के 15 महीने तक का यह पूरा प्रोसेस होता है और यह प्रोसेस अगर 15 महीने तक चलता रहता है तो एक लंबा समय जो है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ या करियर में समय लेता है। इसलिए इसको हम आगे देखते हैं। जो मैं अब बता रहा था इसको स्लाइड से आप देख सकते हैं एक-एक करके कि लगभग जो है या डीओपीटी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो सलाह दिया है, सलाह ही मानेंगे अभी, जो कि इससे संबंधित है, जिसमें कि देखा गया है आंकड़ों को, तारीख जो है आप अधिसूचना जारी करने की तारीख, जो कि मैं बता रहा था कई बार जनवरी में होता है, जनवरी-फरवरी मान के चलिए, और अंतिम रिजल्ट जो है नेक्स्ट ईयर में ये आता है मई में, कोई भी दिस। तो टोटल जो समय होता है वो 15 महीना एवरेज मान के चल सकते हैं।
15 महीने तक का समय जो है इसमें लगता है। इस समय को कैसे कम किया जाए, और समय को कम करने के लिए भी इसमें सलाह दिया गया है कि क्यों नहीं 6 महीने का समय में किया जाए, लेकिन कंडीशन यह है कि इन 6 महीनों के जो प्रोग्राम आपके पूरे एग्जामिनेशन का प्रोसेस करना है, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये आप नीचे देख सकते हैं, इसके सिफारिश यूपीएससी से कर सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करनी। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी इसके बारे में एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, आगे इस पर विचार विमर्श होगा, क्या इसको कम किया जा सकता है, इसके बारे में अभी विचार विमर्श किया जाएगा। दूसरी बात है कि अगर 15 महीने तक का समय होता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप मानसिक अवस्था से गुजरते हैं। पहली बात तो यह होती है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है फॉर्म भरने के लिए, फिर फिल्म्स की तैयारी करते हैं, फिल्म्स के बाद फिर मेंस के लिए, मेंस के बाद फिर हम वेट करते हैं, मेंस के एग्ज़ाम के बाद ही वेट करते हैं कि अब मेंस का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद भी हमें 2 महीने तक हो सकता है कि अगर हमारा रोल नंबर पीछे है तो 2.5 महीने बाद हमारा नंबर आता है कि हम इंटरव्यू को फेस करने के लिए जाते हैं। अगर शुरू है तो ठीक है, उससे पहले हो जाता है। उसके बाद अगर हमने सपोज डेट कि जनवरी में हमारा इंटरव्यू हो गया तो हम मई तक वेट करते हैं कि अब रिजल्ट आएगा, अप्रैल मई तक हम लोग वेट करते हैं रिजल्ट के लिए। तो पूरी तरह से देखेंगे तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है हेल्थ पे इफेक्ट किस रूप में करता है कि हम कंटिन्यू जो है जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उसमें पूरी तरह से लगे रहते हैं, और लगे रहने के साथ उनकी मानसिक प्रताड़ना भी होती है। एक बार एग्जाम दिए तो लंबे समय तक वेट करना पड़ता है। हर स्टेज में वेट करने का जो अगर समय देखा जाए तो लगभग 3 से 4 महीने का है, चाहे एग्जाम देने के बाद, फिर मेंस के बाद, रिजल्ट के बाद, फिर फाइनल रिजल्ट के बाद। तो इसलिए इस देखते हुए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने निर्णय लिया, या यूँ कहें कि उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया। रिकमेंडेशन इस मायने में कि इसको मानना ना मानना जो है अब विभाग तय करेगी, लेकिन कई विभाग जो है जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आती है, उसमें चूँकि फाइनेंस का वर्क भी देखना होता है, फाइनेंस तो हर जगह आना ही आना है, कोई भी कमेटी आएगी फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उस विभाग के संबंधित, चूँकि लीगल और लॉ की भी चीज़ों को देखनी होती तो वो भी संबंधित विभाग जो अपनी बात करती है। यूपीएससी और डीओपीटी के बना यह संभव ही नहीं है कि इसमें कुछ किया जा सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कम टर्न आउट 8% यानी कि 51.95 यानी 52% एग्जाम जो है एपियर हो रहे हैं, जो टोटल फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में जो छपी खबरें है उसके मुताबिक 22-23 में जो टोटल आवेदन करने वाले थे वो लगभग 32 लाख से अधिक थे, लेकिन अपियर हुए लगभग आधे से थोड़े अधिक, लगभग जो है 16,82,000 मान सकते हैं, यानी 16 लाख से अधिक स्टूडेंट जो है इस परीक्षा में वास्तव में शामिल हुए, अपियर हुए। यानी कि 52% लगभग अपियर हो रहे हैं, 48% नहीं अपियर हो रहे हैं। तो यह देखने की जरूरत है कि किस कारण से इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म तो फिलअप हो रही है लेकिन उसमें अपियर नहीं हो रहे हैं। दूसरा बात आता है कि जो यूपीएससी द्वारा फी लिए जाते हैं, जो भी अधिसूचित हैं, जो शेड्यूल्ड है, जो एग्जाम्स लिए जा रहे हैं यूपीएससी द्वारा, उसमें जो जितने पैसे लिए गए हैं कैंडिडेट से पिछले 5 वर्षों में, उन पे कितना पैसा खर्चा किया गया, जो कैंडिडेट से लिया गया पैसा उसके अगेंस्ट में कितने खर्चे किए गए। आप देख रहे हैं कि चूंकि 52% अपियर हो रहे हैं स्टूडेंट, फी तो सभी के सभी दे रहे हैं, लेकिन अपियर कम हो रहे हैं, तो क्या उस पर खर्चा कितना हुआ है यह भी स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी जानना चाहती है कि कितना कलेक्ट किया गया था पैसा। आप देख सकते हैं यूपीएससी पिछले 5 वर्षों के दरमियान एकत्रित परीक्षा शुल्क का विवरण कितना पैसा हुआ, और इस अवधि में मतलब लास्ट 5 ईयर्स, का 2 बात है कि आप रिसीव कितना किए हैं और एक्सपेंडिचर कितना किया है, यह जानना चाहती है स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी। इस विषय को सबसे पहले हम देखेंगे कि समान अवसर, इक्वल जो अपॉर्चुनिटी है, क्या वो मिल पा रही है कि नहीं। इसमें आप देखेंगे कि 2 इमेज दिखा गया है। एक जो शहरी बच्चे हैं, ये जो शहरी बच्चे हैं जो कि पूरा प्रोजेक्टर के माध्यम से और पूरे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पूरी व्यवस्था है। आप देखेंगे सारे सिस्टम वगैरह जो है वो आधुनिक ढंग से लगे हैं, कंप्यूटर वगैरह लगे हैं। दूसरी तरफ जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में हैं, वो इस तरह के परिवेश में पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें छोटे छोटे उनको प्रैक्टिकली समझाने के लिए टीचर पीछे से उन्होंने प्रैक्टिकल उनको दिया है, वो इस काम को कर रहे हैं। यानी कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बीच जो है, या यूँ कहे कि शहरी जो बच्चे हैं
और ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनके बीच के जो डिस्टेंस है, जो फाइनली ग्रेजुएट लेवल तक पहुंचते हैं, फाइनली जो है वो स्नातक, यानी कि जो ग्रेजुएट होते हैं, तो दोनों ही लेवल के जो स्टूडेंट है क्या यूपीएससी एग्जाम को जब फेस करते हैं तो इनके दोनों के लेवल सेम रहते हैं। यह स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी जानना चाहती है कि दोनों ही लेवल के जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या, दोनों ही लेवल के जो स्टूडेंट है जब कैंडिडेट बनते हैं यूपीएससी के, दोनों का सिलेक्शन सेम लेवल पे हो रहा है, इसको भी जानना चाहती है। तो पैनल ने यह आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ एक्सपर्ट कमेटी जो है बनाने की सिफारिश की है। एक्सपर्ट कमेटी बनाने की सिफारिश की है। एक एक्सपर्ट कमेटी जो है बनाई जाए, इसकी जांच की जाए कि परीक्षा की भर्ती है वर्तमान में जो इंग्लिश कहाँ, तो यह है शिक्षित शहरी। गैर इंग्लिश में मतलब ये कि नहीं, हिंदी के अलावे जो भी रीजनल लैंग्वेज है, चाहे मराठी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, ये लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में भी आप सब जानते हैं कि टोटल जो लैंग्वेज है 22 लैंग्वेज में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश में ही दे सकते हैं, आप एग्जाम लिख सकते हैं। जो भी 8वीं अनुसूची में जितने भी लैंग्वेज शामिल किए गए हैं उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये गैर हिंदी, गैर अंग्रेजी माध्यम के ग्रामीण उम्मीदवारों के बीच के दोनों के बीच में क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी है या नहीं, इसको लेकर रिकमेंडेशन की गई है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब इसको ये बहुत ही अच्छे से देखा जा सकता है परिवर्तन कैसे प्रभावित होते हैं। यह वो एरिया है जो कि इंग्लिश मीडियम का है। ये इंग्लिश है, ये हिंदी मीडियम है। 2012 से लेकर 2023 लगभग 12-13 वर्षों में जिस तरह से लगभग 13 वर्षों में इस तरह के सिनेरियो बने हैं। इंग्लिश मीडियम का ये हालात है, हिंदी मीडियम का ये हालात। आप एक पूरे के पूरे जो ये आप प्रोजेक्टेड इमेज है उससे आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पतझड़ है, सुखाड़ है, बंजर है, इधर इतनी हरियाली है और पशु पक्षी भी दिख रहे हैं, पक्षी वगैरह भी है, तो बहुत ही खुशहाल है। तो ये हिंदी इंग्लिश के बीच का डिवीज़न आप देख सकते हैं कि एक इमेज के माध्यम से आपने देखा भी होगा जिसको दिखाया गया है। अब एक्सपर्ट कमेटी के सिफारिश के आधार पे जो निर्णय होने हैं, एक्सपर्ट कमेटियों द्वारा सिफारिश के आधार पे समय समय पे सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किए जाते हैं। पैटर्न में बदलाव का जो समय था, सबसे पहले देखेंगे 2013 का वो समय जब सी सेट को जो है यहाँ पे लाया गया, और सी सेट जब लाया गया तब उस समय का जो 2-3 वर्षों में देखा गया, सी सेट को जीएस के साथ समान वेट दिया गया। 80 क्वेश्चन पूछे गए और आज भी पूछे जाते हैं और उसमें 200 मार्क्स था। 100 क्वेश्चंस जीएस, 200 मार्क्स, 400 के मार्क्स के आधार पे मेरिट बनता था। इसके चलते इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऐसे स्टूडेंट थे जो जीएस में केवल 10 या 15 ही क्वेश्चन बनाते थे और उनको अगर 30 मार्क्स भी मिलता था तो उधर सीसेट से 190 तक, 200 में से कभी कभी 192 भी मैंने देखा है, इतने मार्क्स लाकर जीएस में बिल्कुल उनका अच्छा स्कोर ना होने के बावजूद भी वो पीटी क्वालिफाई कर जाते थे। जिसके बाद खास तौर से दिल्ली के मुखर्जी नगर में, जो कि हिंदी मीडियम का पूरा स्टूडेंट का हब है, वहाँ पे आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद की परिस्थिति भी अगर आप लोग उस समय के स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे किस तरह से रोड पे बहुत सारी जो है चीज़ें हुई, लोगों ने विरोध किया, स्टूडेंट ने विरोध किया, महीनों तक ये आंदोलन चला। फाइनली जो है उसके लिए सुखद खबर आई जब इस संसद में भी चर्चा हुई तो ऐसा माना गया कि सीसेट के चलते हिंदी इंग्लिश का वहीं से शुरू हो जाता है विभेद करना, नंबर 1। नंबर 2, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनके लिए फ़ायदा या साइंस बैकग्राउंड को फ़ायदा, और फिर ह्यूमैनिटी और आर्ट्स बैकग्राउंड को यहाँ से नुकसान होना शुरू होता है। यह जब आंदोलन जोर पकड़ा तो इसी को 2 वर्ष के बाद इसको देखेंगे 2015 में सीसेट को क्वालिफाई कर दिया गया और 33% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो क्वालिफाई कर जाते हैं। इसको मेरिट में नहीं जोड़ा गया। 28 क्वेश्चंस
80 में से 28 क्वेश्चन निगेटिव को घटा के अगर सही करते हैं तो आप क्वालिफाइंग कर जाते हैं। और क्वालिफाई किया गया तो उसके बाद फिर से देखा गया कि थोड़ा बहुत रिजल्ट जो है वो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके रिजल्ट होने शुरू हो गए, या यूँ कहें कि थोड़ा हिंदी मीडियम का भी रिजल्ट होना शुरू हुआ। लेकिन फिर से जहाँ पेच कहाँ फंसता है, जब मेंस में क्वालिफाइंग पेपर देने जाते हैं तो इंग्लिश का इतना टफ क्वेश्चन पूछे गए उसके बाद 2-3 वर्षों में कि जो साइंस बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को वो भी फेल होते हुए नजर आए। ऐसा नहीं है कि केवल आर्ट्स के लिए प्रॉब्लम था। तो देखना यह है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को समझना यह है, वो जानना चाहती है कि जो ये सारे आप सिलेबस में चेंज किए, जितने भी चेंज किए सिलेबस ही क्या, आप तो मार्क्स में भी हुआ, 300 के इंटरव्यू थे, अब 275 मार्क्स के इंटरव्यू हो रहे हैं। 2 ऑप्शनल थे, 1 ऑप्शनल हो गए, उसका 2 पेपर हुआ, पहले 2 जीएस होते थे, अब 4 जीएस हो रहे हैं। तो क्या इतने सारे जो पैटर्न में चेंज किए गए उसका क्या ये इफेक्ट आया 10 वर्षों में, क्या इफेक्ट आया? इफेक्ट में वो दोनों तरह का जानना चाहते हैं कि हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट वहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं, ये सब जानने के लिए, परिवर्तन का प्रभाव का आकलन करने के लिए कि विशेषज्ञ समूह या समिति नियुक्त की जानी चाहिए। ऐसा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए, उसको जांच करिए, देखिए कि क्या इसका इफेक्ट वगैरह आया है। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो हिंदी मीडियम और जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है उनके लिए थोड़ी खुशखबरी हो सकती है। आंसर की को लेके भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि आंसर की आप रिजल्ट के बाद देते हैं, यूपीएससी को कहा अभी आप एग्जाम के अगले या कुछ दिनों के बाद ही दे दीजिए, क्योंकि तब जो है आप आपत्ति वगैरह करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि आपत्ति वगैरह स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। जब आंसर गलत हो जाता है तो वही आंसर को गलत मान लिया जाता है। तो यूपीएससी आंसर की जो है एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करता है, यानी कि जब रिजल्ट आता है उसके बाद स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी या कहना अस्थायी समिति का कि आप रिजल्ट के बाद के बजाय जो है एग्जाम के तुरंत बाद परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के चरण के ठीक वक्त तो कुंजी प्रकाशित करने के लिए कदम उठा सकता है, क्योंकि इस पे जो ऑब्जेक्शन आपत्ति हो सकती है वो किया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा कि बीपीएससी द्वारा ऐसा ही किया गया, पहले आंसर की आई, उस पर आपत्ति ली गई, फिर रिजल्ट निकाला गया उसका आपत्ति के अनुसार। और इससे पहले गुजरात और दूसरे राज्यों में भी इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। नीचे देखेंगे कि समिति ने कहा है कि यूपीएससी अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और उम्मीदवार मित्रता यानी कि फ्रेंडली, कैंडिडेट फ्रेंडली सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर उम्मीदवारों के फीडबैक भी ले सकता है। ये फीडबैक वाली जो है बीपीएससी में ही प्रक्रिया हुई है। अभी आप लोगों ने देखा था कि फीडबैक आप दीजिए, ये रखना है कि नहीं रखना है, या फिर कितना उसका मार्क्स जा रहा है, या एग्जिट पोल जैसा। तो फीडबैक की प्रक्रिया भी आपने देखा होगा। नए चेयरमैन सर के आने के बाद इसमें बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला। यही प्रक्रिया जो है यूपीएससी को भी अपनाना चाहिए। इसको अपनाने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने उनको एक रिकमेंडेशन दिया है। अब चूँकि इसमें आपको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और डीओपीटी को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि यह अब न्यूज का विषय हो चुका है और सीधे सीधे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इससे क्वेश्चन तो आने वाले फिल्म्स में बनता है। तो इससे पहले समझ लेना जरूरी है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो 2 भाग में होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो है पहले से ही है स्टैंडिंग कमेटी। दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी जो है वो समय समय पे जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी तो ऑलरेडी मंत्रालय विभाग के हिसाब से उसको बनाया जाता है, जिसमें खास तौर से फाइनेंस कमेटी जो है और डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है और अदर स्टैंडिंग कमेटी है। लेकिन हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं उसमें फाइनेंस का, और इसमें हमें लॉ, डीओपीटी, यूपीएससी के बारे में यानी कि पर्सनल डिपार्टमेंट के बारे में ही इससे हम बात करेंगे। नेक्स्ट में देख लेते हैं। इसको हम डिटेल में देखने के लिए कह सकते हैं कि संसद के कार्य जो है वो बहुत ही जटिल है। विविध मतलब बहुत सारे काम उसको करना होता है। विविध, जटिल और विरहद है संसद के कार्य हैं। संसद सारे कार्य को कर नहीं सकती है, इसलिए संसद के पास समय का अभाव होता है, ये आपको पता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञता, जिससे कि समस्त विधायी उपायों और अन्य मामलों की गहन छानबीन कर सके, यही कारण है कि अनेक समितियां अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती है। इसी कारण से स्टैंडिंग कमेटियां जो है वो बनाई जाती है, क्योंकि संसद के पास इतना समय नहीं होता है। तो
विभाग जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को दे देती है, स्टैंडिंग कमेटी से फिर विभाग को जाता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। भारत के संविधान में ऐसी समितियों का अलग अलग स्थानों और संदर्भों में चर्चा की गई है, लेकिन कोई भी आर्टिकल में इसको खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि समय समय पर जरूरत के हिसाब से इसका गठन, कार्यकाल और कार्यों के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये पूरी की पूरी लाइन जो है लक्ष्मीकांत से हमने लिया है। विभाग समिति अस्थायी संसदीय समिति की संख्या जो है टोटल स्टैंडिंग कमेटी वो है 24, पहले कम थी, अब उसको कम 24 किया गया है। इसमें भी देखेंगे कि अस्थायी समिति में सदस्य कौन होते हैं। 31 टोटल, लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10, टोटल मिला के 31 होती है। उसमें 24 जो अस्थायी समितियां हैं यानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें 8 राज्यसभा और 16 लोकसभा, दोनों को जोड़ देंगे तो 24 अस्थायी समितियां होती है। तो इससे इतना ही आप जानेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो है आपको उस समय बन भी जाएंगे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं डीओपीटी की। डीओपीटी के बारे में आप सब जानते हैं, यूपीएससी जब रिकमेंड कर देती है सर्विस को तो डीओपीटी उनकी ट्रेनिंग से लेकर पोस्टिंग, ट्रांसफर, कैडर एलोकेशन सब कुछ चलता है। तो डीओपीटी का रोल काफ़ी अधिक होता है। डीओपीटी को आप जानते हैं कि इसका 2 भाग में देख सकते हैं। एक काम तो इनका पर्सनल काम है, ये पर्सनल है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। एक तो कार्मिक का काम है, दूसरा प्रशिक्षण का काम है। तो मसूरी में ट्रेनिंग से लेकर जो फॉरेन या जो भी ट्रेनिंग होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हमारी जो भी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का भी रूपरेखा वगैरह सब बनाने का काम डीओपीटी का है। डीओपीटी रिकमेंड करती है समय समय पे, जो एग्जामिनेशन पैटर्न भी यूपीएससी अकेले नहीं कर सकती है, दोनों के ही कोऑर्डिनेशन से उसको किया जाता है। जो भी चेंज वगैरह की जाती है, सर्विस का अपग्रेडेशन, प्रमोशन कब होगा, प्रमोशन के बाद आपका फिक्स कितना होगा सैलरी वगैरह, ये सब भी ये देखती है। और 2 पार्ट में इसको देख सकते हैं। एक तो पूरी ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस प्लस एलाइड सर्विस की जो होती है उसके हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट देखती है। लेकिन डीओपीटी प्योरली जो है वो आईएएस का, आईपीएस के लिए तो एमएचए बनी हुई है, आईएएस प्लस कई बार जो है एसएससी इसमें जो है सपोर्ट करती है, चूँकि स्टाफ इनके नीचे लेवल पे एसएससी होते हैं, एसएससी से जुड़े होते हैं। इसको देख सकते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की भूमिका को 2 भाग में बांटा जा सकता है। विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नोडल नीति निरूपक सरकार के गहन प्रहरी के रूप में कार्य करता है। देखिए इसमें जो है आप देखेंगे विजिलेंस का भी काम होता है, पॉलिसी मेकिंग और सजग प्रहरी के रूप में भी कार्य करता है और सुनिश्चित करता है कि अथा निर्धारित कर्तव्य स्वीकृति मानकों, मानदंडों का सही मंत्रालय विभागों द्वारा सेवा। देखिए रिक्रूटमेंट, सेवा शर्त, विनियमन, ये सब जितना काम होता है, डेपुटेशन, प्रमोशन, सब कुछ जो है ये डिसाइड करता है डीओपीटी। और डीओपीटी के कार्मिक प्रबंध के मुद्दों का पर सलाह भी देता है, इसमें क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग में क्या होनी चाहिए। तो राज्य सरकार को भी इससे जो है कई बार गाइडेंस मिलता है। आप ये समझ सकते हैं कि डीओपीटी स्टेट में जिस तरह से जीएडी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सेम जो है भारत सरकार का डीओपीटी। यहाँ भी जीएडी जो है समान तौर पे मुख्यमंत्री के पास होता है, वहाँ जो है प्रधानमंत्री जी के पास होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है डीओपीटी के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि अभी जो चेंजिंग और चेंज होने की बात स्टैंडिंग कमेटी द्वारा की जा रही है, तो स्टैंडिंग कमेटी से और डीओपीटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें देख सकते हैं जो मैं पहले ही बोल रहा था कि यह यूपीएससी और एसएससी, यूपीएससी और एसएससी ऐसे 2 संगठन हैं जिसके मध्य विभाग कामकाज जो कार्मिकों की सेवा सुनिश्चित वगैरह कराती है, भर्ती वगैरह कराती है। मैंने पहले ही बोला था रिक्रूटमेंट के जो मेथड है, एक सेवा से दूसरे सेवा में पदोन्नयन यानी कि आपकी प्रमोशन है, स्थानांतरण है यानी कि ट्रांसफ़र है, एवरीथिंग जो है वो जुड़े हुए मामलों में यह रिकमेंडेशन करती है, उस कार्य को करती है, परामर्श करती है। ये सब का सब काम जो है वो डीओपीटी का है। टाइम टू टाइम एसएससी के भी जिम्मेदारी सहायक, अनुशुल्कों इत्यादि अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती वगैरह करने के लिए। तो ये पूरा मैंने लक्ष्मीकांत से लिया है, आप इसको डिटेल्स में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यह वीडियो के बनाने के पीछे का रीज़न सिर्फ यह था कि स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी को अभी ऐसा लगा है कि यूपीएससी के वर्तमान जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, कहीं ना कहीं एक मीडियम यानी हिंदी और दूसरे मीडियम है, उनमें जो है उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और तरीके जो है एग्जामिनेशन के बाद जो फीडबैक होने चाहिए, जो प्रोसेस है उसको फिर से रिव्यू करना, रिविजिट करने के लिए
उसके मुझे उम्मीद मैं कर सकता हूँ, या हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ जो है हिंदी मीडियम के लिए पॉजिटिव होके आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।